हम लोगों ने स्पर्श पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़े। आइए हम लोग देखते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने जब दो गोलीय पिंडों को स्पर्श किया जाता था उस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको लगाते रहिए, अभ्यास करते रहिए, संख्याएं बदल कर नए क्वेश्चन बनाते रहिए ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। और अब हम जो करने वाले हैं वो गुणांक के सदिश यानी कि वेक्टर नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न, जो हमने आपको बताया था। ये पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि गुणांक का सदिश नियम क्या होता है। जैसा कि मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, जिनके बीच A और B हैं, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। मैं आपको कुछ एक बार वेक्टर फॉर्म को रिवाइज कराना चाहता हूँ। तो आपको पता है सर, अगर हम लोग Q2 पर लगने वाले बल की बात करें तो Q1 भी प्लस है, Q2 भी प्लस है। इसका मतलब Q2 पर जो Q1 बल कार्य करेगा, जिस पर हम बल लगाते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, यानी कि 2। जिस पर बल लगेगा उससे पहले लिखेंगे और 2 पर बल कौन लगा रहा है, बल, तो उसको बाद में लिखेंगे। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यानी कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल जो है वो हो जाएगा वेक्टर F21। इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। आप अच्छी तरीके जानते हैं Q1 और Q2 पर आवेश एक समान है, तो Q2 पर लगने वाला बल F2 से पहले लिखेंगे। किसके कारण, बल के कारण। तो बल के कारण 2 पर लगने वाला बल हो जाएगा वेक्टर F21, जिसकी दिशा हो जाएगी R12 वेक्टर। क्यों? क्योंकि 1 से 2 की तरफ बल लग रहा है, 1 2 को ढकेल रहा है, तो दिशा अभी 1 से 2 की तरफ होगी। इसको हम लोग डायरेक्शन यानी कि r कैप से लिखेंगे। ओके, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से Q1 पर लगने वाले बल यानी कि F1 किसके कारण, 2 के कारण। तो Q1 पर बल लग रहा है तो पहले 1 लिखेंगे, जिसके कारण उसको बाद में लिखेंगे। वेक्टर F12 दोनों पर पॉजिटिव है तो Q2 Q1 को ढकेलेगा तो ये F12 मिल जाएगा। आपको पता है दूसरे से पहले पर फोर्स लग रहा है तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा R21 कैप। ओके, और मैंने बताया था कि जब इसका हम वेक्टर फॉर्म निकालते थे तो वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर F21 दोनों के परिमाण बराबर होते थे लेकिन दिशा विपरीत होती थी। तो हम यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि हमें यहाँ पर पता चल गया कि 1 से 2 पर लगने वाला बल और 2 से 1 पर लगने वाला बल दोनों के परिमाण बराबर होंगे, दोनों के वेक्टर बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी। और एक नई बात बता दें, चाहे यहाँ पर प्लस प्लस यानी कि सजातीय आवेश हो चाहे विजातीय आवेश हो, हमेशा याद रखना बल की दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहेगी। अगर सजातीय हैं तो एक दूसरे से दूर विपरीत दिशा में जाएंगे, और अगर विजातीय होते तो एक दूसरे की ओर फिर भी ये विपरीत दिशा में मूवमेंट करते। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम आपके सामने बात करेंगे कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग यहाँ पर सवाल दिशाओं पर पढ़ने वाले हैं, और हम लोग मैथमेटिक्स में दिशा को कोऑर्डिनेट के बेस पर पढ़ते हैं, यानी कि ज्यामिति। हमने पढ़ रखा है कि हमारा कोई भी पिंड 3 प्रकार की दिशाओं में गति कर सकता है, या तो x एक्सिस में, या तो y एक्सिस में, और या तो z एक्सिस में। अगर हम x, ये आपका जो बिंदु है ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम O से x अक्ष की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें x अक्ष में है तो इसकी दिशा को हम लोग i कैप से लिखते हैं, और अगर हम y अक्ष में है तो इसकी दिशा को हम लोग j कैप से लिखते हैं, और अगर हम लोग z अक्ष में है तो इसकी दिशा को हम लोग k कैप से लिखते हैं। ये होती हैं दिशाएं। अगर हम O से x अक्ष में आप राइट साइड में मूवमेंट करते हो तो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और अगर हम इसके विपरीत दिशा में मूवमेंट करते हैं तो ये x डैश हो जाता है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है। इस चीज का ख्याल रखना है कि x और x डैश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, लेकिन डायरेक्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। अगर प्लस का है तो वो x अक्ष की धन दिशा में है, और अगर माइनस का है तो वो x अक्ष की ऋण दिशा में है, लेकिन इंडिकेट हम हमेशा x अक्ष की दिशा को i कैप से करेंगे। इसी प्रकार अगर y अक्ष की बात करें तो ऊपर की तरफ अगर चलते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
निगेटिव हो जाएगा। हम यहाँ पर आपके सामने बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस से, नीचे मूवमेंट करते हैं तो निगेटिव है, लेकिन इसके डायरेक्शन को हमेशा हम लोग किससे लिखेंगे, जे कैप से। अगर जे कैप पॉजिटिव आ रहा है तो बाई अक्ष की धन दिशा में ऊपर की तरफ, और अगर निगेटिव आ रहा है तो बाई अक्ष की ऋण दिशा में नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं। इसी प्रकार जेड अक्ष की बात कर लेते हैं तो इसका भी एक हमें यहाँ पर नया साइन मिल जाता है। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि कैसे हम मूवमेंट करने वाले हैं। ये होती है दिशा आई कैप, जे कैप, के कैप। तो हमारे यहाँ पर जो सवाल रहेगा उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे यहाँ पर आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे मान लिया ये ऑरिजिन पॉइंट आपका होगा, यहाँ पर Q1 है जिसके निर्देशांक दे दिए जाएंगे x, y, z। यहाँ पर Q2 चार्ज रखा हुआ है जिसके निर्देश हैं P, Q, R। अब आपको यहाँ पर बताना है कि फोर्स का वेक्टर फॉर्म हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि वेक्टर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आपको पता है अगर Q2 पर बल लग रहा है यानी कि F2, तो किसके कारण, 1 के कारण, तो इसका मतलब जिस पर बल लगेगा डायरेक्शन उसी की दिशा में होगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर Q2 पर बल लग रहा है तो ये जो आपको तीर का निशान दिख रहा है ये उसी की दिशा में रहेगा जिस पर बल लगेगा, यानी कि यहां से कार्य प्रारंभ होगा उस एरो पर कार्य फिनिश होगा। तो इस पर लगने वाला बल कौन सा हो जाएगा, F21, यानी कि वेक्टर F21 बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 बटा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 1 से 2 की तरफ मूवमेंट करते हैं तो 2 पर लगने वाला बल F2 1 के कारण तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 से 2 की दिशा में मूवमेंट करते हैं तो हो जाएगा वेक्टर R12 और नीचे हो जाएगा R12 का क्यूब। ये चीज आपको ख्याल रखना है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और अगर हम F21 निकाल लेते हैं तो मैंने फिर बता दिया था अगर एक मान हमको पता चल जाए तो F21 जो है F12 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसी हो जाएंगी, विपरीत, जिसको हम किससे लिखने वाले हैं, माइनस से। तो अगर आपको पता है यहां से R12 का हम वैल्यू निकालें कि अगर यहां से वेक्टर R12 का वैल्यू निकालें तो गाइस ध्यान देना ये बहुत आसान है, केवल आपको फार्मूला दिमाग में रखना है। R12 का वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि अब आप करने वाले क्या हैं कि इसमें जो हेड दिया होता है, यानी कि यहां से हम प्रारंभ होते हैं और जहां पर हम अंत करते हैं, तो जो एरो दिया, जिस दिशा में एरो दिया जाता है हम वेक्टर को उस दिशा से घटाते हैं। यानी कि आपने देखा था Q1 प्रारंभिक बिंदु है जहां से हम चलना शुरू करते हैं, मूवमेंट करना शुरू करते हैं, और Q2 जहां पर हम अपने मूवमेंट का एंड करते हैं वो आपकी अंतिम दिशा है। तो हमेशा जब भी वेक्टर पोजीशन निकालते हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, यानी कि 1 2 है, ये 1 प्रारंभिक है जहां से मूवमेंट ए थे, और 2 अंतिम है जहां से मूवमेंट करेंगे तो प्रारंभिक से अंतिम चलेंगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक हो जाएगा। तो यानी कि माइनस या आई कैप हो जाएगा और फिर माइनस ये आपका जे कैप हो जाएगा और फिर आपका माइनस और ये आपका के कैप हो जाएगा। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि हम यहाँ से 2 से 1 में घटाएंगे, जिधर एरो होगा उधर से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा p x अक्ष में और ये x अक्ष में x, तो ये p माइनस x आई कैप हो जाएगा। इसी प्रकार से जब y अक्ष की बात करेंगे तो ये q और ये y है, तो ये आपका q माइनस बाई जे कैप हो जाएगा। सिमिलरली हम जेड की बात करेंगे तो यहाँ पर r है जो एरो के साइड में है और ये z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r माइनस जेड का कैप हो जाएगा। और इस प्रकार से हमको यहाँ से वेक्टर पोजीशन पता चल जाएगा। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस दिशा में बल निकालेंगे, जिस पर बल निकालेंगे एरो उधर लगेगा, और जिधर एरो लगेगा उस दिशा से जहां से मूवमेंट किया था उसके बीच का डिफरेंस ही वेक्टर पोजीशन कहलाएगा। हमेशा याद रखना, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस पर बल लग रहा है, 2 पर बल लग रहा है तो एरो 2 की तरफ होगा, और जिसके कारण लग रहा है वो बाद में लिखा जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना जैसे 2 से 1, तो वेक्टर पोजीशन जब निकालेंगे तो हमेशा 2 से 1 में परिवर्तन दिखाएंगे, 2 से 1 में, क्योंकि आपको पता है 1 से 2 की दिशा में हम धकेल रहे हैं तो वेक्टर पोजीशन R12 हो जाएगा। तो जब भी वेक्टर पोजीशन लिखेंगे तो इसका डिफरेंस 2 से फर्स्ट में निकाला जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब अगर हम परिमाण की बात करें,
अब अगर हम परिमाण की बात करें तो परिमाण का फार्मूला होता है r12 बराबर i कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि p माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेंगे i कैप का गुणांक, उसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस j कैप का गुणांक, उसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस k कैप का गुणांक, उसका स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर उसको अंडर रूट लगा देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। यहाँ से 1 से 2 यानी कि 2 से 1 जैसा भी कहेगा हम वेक्टर पोजीशन निकाल लेंगे। हमेशा याद रखना, अगर r 1 से 2 है तो 2 अंतिम से में दूसरे से पहले का वेक्टर पोजीशन डिफरेंस देखा जाएगा। और जब भी परिमाण निकालेंगे तो i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर, उसको पूरा अंडर रूट लगा देंगे और यहाँ से हमें इसका परिमाण पता चल जाएगा। अब अगर हम करते हैं दिशा की बात, तो अगर यहाँ पर दिशा की बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखना कि हम इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग tan थीटा से लिखते हैं। tan थीटा में हमेशा याद रखना कि ऊपर हमेशा y अक्ष होगा और नीचे हमेशा x अक्ष होगा। ये डिपेंड करेगा आपके सवाल पर, यानी कि हम यहाँ पर अभी आपको ये नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर r12 होगा या r21 होगा, f12 होगा या f21 होगा, ये हमारा सवाल डिपेंड करेगा। जब भी डायरेक्शन निकालते हैं उसको tan से लिखते हैं, तो tan थीटा बराबर हमेशा याद रखिएगा y अक्ष बटा x अक्ष। तो ये हमारा वेक्टर पोजीशन पर आधारित हमें सवाल पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमें ये सारे सूत्र पता होने चाहिए। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल। इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उतार लिया होगा, इसे कॉपी पर नोट कर लो। अब चलते हैं सवाल, ये हम रफ किए थे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि -3, 0 व 4, 0 पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम व 3 माइक्रोकूलम रखे हैं बिंदु पर। 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम व 3 माइक्रोकूलम रखे हैं। इस स्थिति में बल का सदिश तथा परिमाण बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब भी हम सदिश का मान निकालेंगे, यानी कि जब हम सदिश की बात करेंगे, बल का वेक्टर निकालेंगे, तो आप याद रखना अगर q प्लस में है तो प्लस में रखेंगे और अगर q माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। लेकिन जब परिमाण निकालते हैं तो उस समय प्लस माइनस क्या बताता है, उस समय प्लस माइनस दिशा को निरूपित करता है, क्योंकि हम जिसकी बात करने वाले हैं ये एक सदिश राशि है। अगर इसका परिमाण निकालते हैं तो q का मान साइन जो है वो दिशा पर डिपेंड करता है, और अगर हम इसका सदिश मान निकालते हैं तो q के मान जिसमें दिए जाते हैं, चाहे प्लस में हो तो प्लस में रखते हैं और अगर माइनस में हो तो माइनस में रखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। तो अगर आपको हम यहाँ पर बात करें तो -4, 0 व 4, 0 की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है x डेश की माइनस में है, 0 दिखाई दे रहा है y, और दूसरे की बात करें तो y डेश हो जाएगा और ये बता रहा है x, y। अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट -4, 0 दिया हुआ है और ये 4, 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब y अक्ष पर यहाँ भी 0 है, y पर यहाँ भी 0 है। तो बात हम x अक्ष पर करने वाले हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इसका ऑरिजिन पॉइंट हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम प्लस का 4 रखते हैं तो वो जो मूल बिंदु है इससे हम लोग कहाँ चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो जाएगा आपका
इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी, जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो आपका Q2 बराबर है 3 माइक्रोकूलम। अगर हम -4 की बात करें तो ओरिजिन बिंदु से हम चलेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर रखा होगा जिसके इसका पॉइंट का नाम ए देते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस भी 4 है बल्कि माइनस का 4 है। इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ पर जो हमारा आवेश दिया हुआ है वो Q1 बराबर है 2 माइक्रोकूलम। यानी कि अगर हम बात करें तो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट है -4,0 और अगर हम यहाँ बात करें तो बी बिंदु के कोऑर्डिनेट है 4,0। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने देखा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो अगर हम 2 पर फोर्स निकालते हैं, अगर हम 2 पर यानी कि बी पर फोर्स निकालते हैं तो बी पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा Fb, बी पर लगने वाला बल Fb किसके कारण, ए के कारण, तो वेक्टर FBA हो जाएगा। यानी कि सर जिस पर बल लगाएंगे डायरेक्शन उसी की दिशा में होगा। मैंने बताया था कि जिस पर फोर्स निकालेंगे एरो हमेशा उसी की दिशा में होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो बी पर लगने वाले बल का आप सूत्र उठाएंगे तो वेक्टर FBA की बात कर लेंगे तो FBA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB इंटू QA बटा, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं B पर बल लग रहा है और A के कारण तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा R, A से B, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये नीचे हो जाएगा आपका R A B Q और वेक्टर R A B। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो वेक्टर अगर हम RAB की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था A इसका प्रारंभिक जहां से चले हैं और B इसका अंतिम जहां पर आप कार्य करने वाले हैं। एक कारण है और B सिस्टम है जिस पर हम कार्य करते हैं। तो अगर A से B कह रहे हैं तो A प्रारंभिक है, B अंतिम है। और मैंने बताया था जब भी इसका हम वेक्टर पोजीशन निकालते हैं तो वो हमेशा एरो की दिशा से डिफरेंस निकाला जाता है, क्योंकि एरो इसका अंतिम होता है। तो एरो से डिफरेंस निकालेंगे तो एरो से डिफरेंस निकालने पर आपको ध्यान रखना है, ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर 4,0 है तो एरो पर एक अक्ष में 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 माइनस, यहाँ पर है माइनस का 4 और ये हो जाएगा I के। जबकि बाई अक्ष की बात करें तो वो 0 है, तो वेक्टर RAB का जो वैल्यू आ जाएगा तो 4 माइनस माइनस प्लस 8 I के हो जाएगा। ओके, जब हम इसका परिमाण निकालेंगे, जब हम इसके परिमाण की बात करेंगे तो RAB बराबर, तो यहाँ पर I के का गुणांक का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस कुछ आगे है ही नहीं, तो RAB बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। QB का मान कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, B का मतलब 2 पर लगने वाला बल तो 3 गुणे 10 की घात -6 और QA का मतलब A का मतलब 1 आवेश तो 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा अपॉन A से B का जो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिला है वो 8 है तो 8 गुणे 8 और वेक्टर AB की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8I कैप। ध्यान देते चलना है, यहाँ से 1 8 कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4, 2 चौको 8 तो हम मल्टीपल करेंगे तो 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 और अगर हम नीचे ध्यान देंगे तो यहाँ पर 4 की 8 से करेंगे तो 4 8 हो जाएगा 32 गुणे 10 की पावर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर 9 है -6 आपका हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा आपके सामने I के जो वेक्टर FBA आपको शो करेगा। हम 32 को 27 से भाग करेंगे, जब 32 को हम 27 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हम भाग करके आपको दिखाई दे रहे हैं कि 32 को जो हम 27 से भाग करेंगे तो 0.0 उतार लेंगे, 9 के 27 ज्यादा हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 24 होगा, 8 पे 24 1 25, 10 से 6 गया 4 और यहाँ पर बचेगा आपका 6 से 5 गया 1.0 उतार लेंगे। अगर 3 बार काटते हैं तो 3 3 4 बार काट देते हैं, 4 गुना 8 4 3 12। तो इसका मतलब इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो जो वेक्टर FBA का मान मिलेगा डिवाइड करने के बाद 0.84 × 10⁻, यहाँ पर 9 -12 -3 I के हो जाएगा। इसको और थोड़ा अच्छा कर लेंगे तो FBA बराबर मिल जाएगा 8.4 × 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो घात माइनस की हो जाएगी -4 I के। ये हमको फोर्स पता चल जाएगा, इतने न्यूटन का बल हमें पता चलेगा सदिश रूप में। तो आपने देखा यहाँ पर हमको सदिश रूप में बल पता चला, यानी कि B पर लगने वाला एक इकाई जो फोर्स है वो आपको कितना दिखाएगा I के। आपको पता है फोर्स कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये किस दिशा में काम करेगा, X
अक्ष की धन दिशा में। ओके, ये हमारा फोर्स रहेगा। तो आपको पता चला कि हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं वेक्टर पोजीशन में। अब आपको पता है कि B पर लगने वाला एक किरण बल FBA हमें पता चल गया, तो इसका मतलब FBA। और आपको बता दें कि A पर लगने वाला बल B के कारण, चाहे B पर लगने वाला बल हो A के कारण, चाहे A पर लगने वाला बल हो B के कारण, दोनों के वेक्टर पोजीशन बराबर होंगे, लेकिन बस फर्क क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से वेक्टर FAB की बात कर लेंगे तो इसका वैल्यू माइनस में कर देंगे 8.4 × 10⁻⁴ IK, और ये हमें A पर B के कारण लगने वाले बल का मान पता चल जाएगा, जो x अक्ष की ऋण दिशा को निरूपित करेगा। ओके, अब आपको पता है हमने यहाँ से सदिश मान निकाल लिया है, हमें इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालना बहुत आसान है, मैं आपको बताया दे रहा हूँ। परिमाण के लिए हमें कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था कि FAB हो चाहे BA हो, हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे, दोनों के परिमाण आपस में बराबर होंगे। अगर हम FAB की बात करते हैं तो I के स्क्वायर यानी कि I के गुणांक का स्क्वायर 8.4 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, और उसका हम क्या कर देंगे, अंडर रूट। तो FAB जो हमारे सामने आ जाएगा 8.4 × 10⁻⁴ न्यूटन, और ये सर वो इसका परिमाण पता चल जाएगा। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसमें दो बातों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। एक, जिस पर आप बल निकाल रहे हैं एरो हमेशा उसी की दिशा में रहेगा। अगर B पर निकाल रहे हैं तो B की दिशा में एरो रहेगा, अगर A पर निकाल रहे हैं तो A की दिशा में एरो रहेगा। ठीक है, और दूसरा आपको जो आप वेक्टर पोजीशन निकालते हैं तो हमेशा याद रखिए एरो से जहां से चलना शुरू किया था उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि जहां से चले थे जिसके कारण हमें फोर्स लगाया था वो प्रारंभिक था, और जहां पर रुके जिस पर बल लगा वो अंतिम था। और वेक्टर पोजीशन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकाला जाता है। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। बस इन दो बातों को लेकर यहाँ पर कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, इसको कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 माइक्रोकूलम व 2 माइक्रोकूलम के आवेश के अनुसार 3,0 व 0,4 बिंदु पर रखे हैं, बल का सदिश मान व परिमाण बताइए। सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पहला सवाल लगाया था वैसे हमें दूसरा सवाल लगाना है। बस कोऑर्डिनेट का आइडेंटिटी कर लेना है। 3,0 यानी कि x = 3 y = 0, तो ये x अक्ष पर बल करेगा, और 0,4 यानी कि x = 0 y = 4, तो ये y अक्ष पर बल करेगा। ये आपके x अक्ष को दिखाएगा और ये आपके y अक्ष को दिखाएगा। बात आप समझ रहे होंगे, तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट ड्रा करना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए आपको दिखाएंगे, ये मूल बिंदु है और ये x अक्ष को शो कर रहा है और ये x डैश को दिखा रहा है। ऊपर की तरफ चलते हैं तो सर ये y अक्ष को शो कर रहा है। आपको बता दें x अक्ष के निर्देशांक हैं वो आपके हैं 3,0, यानी कि यहाँ पर जो आपका बिंदु रखा हुआ है बिंदु आवेश वो Q1 बराबर है 3 माइक्रोकूलम। जो y अक्ष के निर्देशांक हैं वो हैं आपके 0,4, और इस बिंदु पर जो हमारा चार्ज Q2 रखा हुआ है वो है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि इस बिंदु को नाम A दे दें और इस बिंदु को नाम B दे दें। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से किसी पर लगने वाले बल का सदिश और उसका परिमाण क्या होगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि Q2 भी पॉजिटिव है और Q1 भी पॉजिटिव है, तो चाहे 1 से 2 की तरफ चलें चाहे 2 से 1 की तरफ चलें, यहाँ पर लगने वाला बल प्रतिकर्षित होगा। अगर हम 1 पर बात कर लेते हैं A पॉइंट पर, तो A पॉइंट पर आपको मैं बता दूं कि A पॉइंट पर लगने वाला बल जो होगा वो FA होगा। A पॉइंट पर लगने वाला बल कौन सा होगा, FA, और किसके कारण, B के कारण तो हो जाएगा वेक्टर FAB। मैंने बताया था जिस पर बल लगाएंगे दिशा उसी की दिशा में बल करेगा, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जिस पर फोर्स हम निकालेंगे हमेशा तीर उसी दिशा में लगाया जाएगा। तो अगर हम इसका फार्मूला जनरेट कर लें तो वेक्टर FAB बराबर हो जाएगा 1/4πε0 QA × QB बटा, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो A के कारण B पर लगने वाला बल, सॉरी B के कारण A पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा RBAQ और इधर होगा वेक्टर RBA। हम पहले यहाँ से वेक्टर पोजीशन निकालेंगे। जब हम यहाँ से वेक्टर पोजीशन निकालेंगे तो वेक्टर RBA का मान निकालेंगे। आपको बताया था मैंने पहले, मैं फिर आपको
जिस पर बल लगाते हैं डायरेक्शन उसी की दिशा में, एरो उसी की दिशा में लगाते हैं, और जिस दिशा में एरो होता है तो हमेशा वेक्टर पोजीशन एरो से जहां से चलना शुरू किया था उसके बीच का डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है तो आर बी ए, बी आपका जहां से चलना शुरू किए थे प्रारंभिक बिंदु है, और ए जहां पर हम कार्य कर रहे हैं यानी कि बल निकाल रहे हैं, जहां पर हमने एरो लगा रखा है। तो जब भी ये प्रारंभिक है ये अंतिम है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा। अगर ये a माइनस बी हो जाएगा तो a पर x अक्ष में क्या है आपको दिख रहा है 3, और b पर आपका x अक्ष में क्या 0, तो 3 माइनस 0 ये आपका i हो जाएगा। प्लस ऐसे हम बात करेंगे बाई एच की, तो आप देखा a पर बाई एच का मान है 0, और यहाँ पर बात करेंगे b पर मान है 4, तो 0 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका j के। तो वेक्टर आर बी ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3i माइनस 4j के। यहाँ से हमको वेक्टर का मान मिल जाएगा। अब इसका हम परिमाण निकाल लेते हैं। जब इसका हम परिमाण निकालेंगे तो आर बी ए बराबर आई कैप के गुणा का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणा का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर का मतलब 9, -4 का स्क्वायर का मतलब 16, और 16 9 हो जाएगा 25। तो यहाँ से आर बी ए का जो वैल्यू आ जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा 5। हमें यहाँ पर वेक्टर पोजीशन और उसका परिमाण पता चल चुका है। ये मान उठाकर हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर सूत्र में पुट कर देंगे। तो 9 × 10 की पावर 9, क्यू ए का मान कितना था 3 गुणे माइक्रो गुणांक मतलब 10 की घात -6, और क्यू बी का मान कितना था 2 × 10 की घात -6 बटा मान रखेंगे तो आर बी ए का जो परिमाण है वो 5 × 5 और यहाँ पर इसका वेक्टर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने कितना आया था 3i माइनस 4j हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है सर 3 दूना 6 की 9 से गुणा करेंगे तो 6 नाम 54 हो जाएगा, 55 25 पंचे 125, और ये आपके सामने इनटू 10 की पावर -6 -12 और प्लस का 9 माइनस का 3 3i माइनस 4j। ये हमें यहाँ से वेक्टर पोजीशन में फोर्स का मान मिल जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ से आप वेक्टर पोजीशन का मान निकालेंगे और इसका वैल्यू हमको पता चल जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि A पर लगने वाला बल B के कारण और B पर लगने वाला बल A के कारण दोनों के वेक्टर पोजीशन बराबर होंगे, यानी कि जो हमारा वेक्टर FBA होगा वो आपका वेक्टर FAB के बराबर होगा। बस दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में केवल साइन का फर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। तो अगर FBA का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो जो हमें AB का मान मिला था उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 54 बटा 125 गुणे 10 की घात -3 3i माइनस 4j के, और ये हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा न्यूटन में। आपको पता है ये माइनस है तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल चुका है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर ये प्लस है तो यहाँ पर भी हमको वैल्यू मिल चुका है। तो अब हम बात करेंगे इसके परिमाण की। अगर हमें फोर्स का परिमाण निकालना है, बल का परिमाण निकालना है, तो वही काम करेंगे जो पहले किए थे। FAB बराबर, चाहे FAB निकाल लो चाहे FBA निकाल लो, दोनों के परिमाण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो 54 बटा 125 गुणे 10 की घात -3, तो वही काम करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा एक बात हम लोग करते हैं कि अगर हम इसका मल्टीपल अंदर करा देते हैं तो आपको पता है ये मल्टीपल दोनों में जाएगा, तो दोनों में कराने के बाद जब हम i कैप के गुणांक का स्क्वायर और j कैप के गुणांक का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट लगाएंगे तो फिर दोनों में कॉमन मिल जाएगा, फिर हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमको पहले से कॉमन मिला, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो i कैप के गुणांक का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का मतलब -4 का स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे। तो FAB बराबर FBA बराबर 54 बटा 125 गुणे 10 की घात -3 3 के 9 प्लस 4 को 16 16 में 25 और 25 का कितना आ जाएगा 5 25 पंचे 125। तो जो हमारा FAB हो चाहे FBA हो, दोनों के परिमाण बराबर होंगे। तो 25 दूना 50, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 25 एकम 25, फिर बचेगा आपका यहाँ से 15, तो आप यहाँ से 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 25 छक्का 150 गुणे 10 की घात -3, और ये हमें यहाँ से सदिश
स्थान का परिमाण पता चल जाएगा। आज इसको चेक कर सकते हो, 25 को 14 से भाग कर सकते हो। 25 दूना 50, 4 बचेगा 0.0, 25 से कम 25, यहाँ बचेगा आपका 15 और 0, 25 छक्का 150। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल आप अपने रिवीजन करने के लिए इसके मान बदलते जाइए और उस हिसाब से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। इस कंडीशन के सवाल बहुत कम एकेडमी में पूछे जाते हैं, ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव बेस पर आते हैं और हम कॉम्पिटिटिव की दृष्टि में इन क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। यदि आपके पास कोई नया न्यूमेरिकल आता है तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 72 755 11 792। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमको अपने क्वेश्चन का मैसेज कर सकते हैं अपने नाम और अपने परिचय के साथ, तो हम आपको इस क्वेश्चन का जवाब इस पर दे सकते हैं, अन्यथा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले